हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 का विषय भूगोल जो है उसके प्रायोगिक की जो पुस्तक है भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य, उसका अध्याय 4 है मानचित्र प्रक्षेप। उसके पाठ्यपुस्तक के अंत में जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं उनके पाठ्यपुस्तक के अंत के प्रश्नोत्तर आपको बताऊंगा। प्रश्नों के उत्तर सभी बताऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कक्षा 11 है। कक्षा 11 के अन्य भूगोल के अन्य पाठों के जो भूगोल की 3 पाठ्यपुस्तकें हैं उनके सभी पाठों के प्रश्नोत्तर अगर आपको चाहिए तो यहाँ ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप भूगोल के जो अन्य पाठ हैं उनके प्रश्नोत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। मानचित्र प्रक्षेप जो कि विश्व के मानचित्र के लिए न्यूनतम उपयोगी है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें सही उत्तर होगा ग, शंकु प्रक्षेप। अगला है एक मानचित्र प्रक्षेप जो न समक्षेत्र हो और न ही शुद्ध आकार वाला हो तथा जिसकी दिशा भी शुद्ध नहीं होती, वो होता है शंकु प्रक्षेप। अगला है तीसरा प्रश्न, एक मानचित्र प्रक्षेप जिसमें दिशा और आकृति शुद्ध होती है लेकिन ध्रुवों की ओर यह बहुत अधिक विकृत हो जाती है, तो वो है मर्केटर प्रक्षेप। अगला है जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब के मध्य रखा जाता है तब प्राप्त प्रक्षेप को क्या कहते हैं, तो तब उसको कहते हैं नॉमोनिक प्रक्षेप। तो ये आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न हो गए। इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दे। पहला है मानचित्र प्रक्षेप के तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो मानचित्र प्रक्षेप के तत्व निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है पृथ्वी का छोटा रूप। पृथ्वी के मॉडल को छोटी मापनी की सहायता से कागज के समतल सतह पर दर्शाया जाता है। अक्षांश के समांतर, ये ग्लोब के चारों ओर स्थित वे वृत्त हैं जो विषुवत वृत्त के समांतर और ध्रुवों के समान दूरी पर स्थित होते हैं। इसका ग पॉइंट है वो है देशांतर के याम्योत्तर। ये अर्धवृत्त होते हैं जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक खींचे जाते हैं तथा 2 विपरीत याम्योत्तर एक वृत्त का निर्माण करते हैं जो ग्लोब की परिधि होती है। और चौथा जो है वो है ग्लोब के गुण। मानचित्र प्रक्षेप बनाने में ग्लोब की सतह के मूल गुणों को कुछ विधियों के द्वारा संरक्षित रखा जाता है। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वो है भूमंडलीय संपत्ति से आप क्या समझते हैं। एक मानचित्र में 4 भूमंडलीय गुण होते हैं। क्षेत्रफल, आकृति, दिशा और दूरी की शुद्धता को संरक्षित रखा जाता है। भूमंडलीय गुणों के आधार पर प्रक्षेपों को समक्षेत्र प्रक्षेप, यथाकृतिक प्रक्षेप और समदूरस्थ प्रक्षेप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कोई भी मानचित्र ग्लोब को सही रूप में नहीं दर्शाता, क्यों? तो इसका उत्तर है मानचित्र प्रक्षेप अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है। यह समतल कागज पर बनाया जाता है। ग्लोब पृथ्वी का सही प्रतिनिधित्व करता है। ग्लोब पृथ्वी का त्रिविम स्वरूप दिखाता है। ग्लोब के इसी गुण के कारण महाद्वीपों और महासागरों के सही आकार, दिशा और दूरी की सही जानकारी प्राप्त होती है। जबकि मानचित्र में पृथ्वी का द्विविम प्रदर्शन होता है। प्रदेश के प्रक्षेप की ग्लोब की छाया होती है। प्रक्षेप जो होता है वो ग्लोब की छाया होती है जो कुछ स्थानों पर विकृत हो जाता है। तो इसलिए मानचित्र जो है वो ग्लोब को सही रूप में नहीं दर्शाता, यानी प्रक्षेप है वो, क्योंकि मानचित्र वो प्रक्षेप से ही बनते हैं। चौथा है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप में क्षेत्र को समरूप कैसे रखा जाता है। तो बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप में एक दिशा में मापनी के परिवर्तन से उत्पन्न क्षेत्रफल की क्षति को दूसरी दिशा में मापनी परिवर्तन से पूरा कर दिया जाता है। अर्थात अगर किसी प्रक्षेप में अक्षांशीय मापक में वृद्धि होती है तो क्षेत्र की समरूपता का गुण बनाए रखने के लिए देशांतरीय मापक में उसी अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। तो इस प्रकार बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप को समरूप रखा जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं सीधी रेखा के रूप में एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अगला प्रश्न है अंतर स्पष्ट करने का। अंतर बताना है। एक विकासनीय अविकासनीय पृष्ठ है। दूसरा अंतर आपसे पूछा गया समक्षेत्र यथाकृतिक। तीसरा है अभिलंब और तिर्यक प्रक्षेप। और चौथा अंतर पूछा है अक्षांश के समांतर और देशांतर के याम्योत्तर। इन चारों के अंतर जो हैं चारों प्रश्नों के अलग अलग करके बताते हैं एक एक करके। सबसे पहला है विकासनीय और अविकासनीय पृष्ठ में क्या अंतर है। तो विकासनीय पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसे समतल किया जा सकता है और जिस पर अक्षांश और देशांतरों के जाल को प्रक्षेपित किया जा सकता है। जबकि अविकासनीय पृष्ठ है वो वह सतह है जिसे बिना सिकोड़े खंडित किए अथवा तोड़े मरोड़े चपटान नहीं किया जा सकता। दूसरा जो पॉइंट है वो है बेलन, शंकु और समतल में विकासनीय पृष्ठ के गुण होते हैं और ग्लोब और गोलाकार सतह में है वो अविकासनीय पृष्ठ के गुण होते थे। तो ये विकासनीय पृष्ठ और अविकासनीय पृष्ठ के बीच अंतर।
दूसरा अंतर आपको पूछा गया था समक्षेत्र प्रक्षेप और यथाकृतिक प्रक्षेप के बीच में। तो समक्षेत्र प्रक्षेप वह प्रक्षेप होता है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न भागों को सही सही दर्शाया जाता है, जबकि यथाकृतिक प्रक्षेप वह है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की आकृतियों को सही सही चित्रित किया जाता है। इसमें क्षेत्रफल की शुद्धता का ध्यान रखे बिना आकृति को यथावत बनाए रखा जाता है। तो ये हो गया समक्षेत्र प्रक्षेप और यथाकृतिक क्षेत्र के बीच अंतर। तीसरा जो अंतर पूछा गया था वो था अभिलंब प्रक्षेप और तिर्यक प्रक्षेप के बीच में। अगर विकासनीय पृष्ठ ग्लोब पर विषुवत वृत्त को स्पर्श करता है तो उसे विषुवतीय या अभिलंब प्रक्षेप कहा जाता है, जबकि जो तिर्यक प्रक्षेप है, अगर विकासनीय पृष्ठ विषुवत वृत्त या ध्रुव के बीच किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय होता है तो वो तिर्यक प्रक्षेप कहा जाता है। तो ये 3 अंतर आपको बता दिए। चौथा अंतर है अक्षांश के समांतर और देशांतर के याम्योत्तर के बीच में अंतर। तो पहला पॉइंट इसमें है अक्षांश के समांतर में अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है, और देशांतर है वो विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। इसे ग्रीनविच के पूर्व और पश्चिम में 0 से 180 डिग्री तक मापा जाता है। दूसरा अंतर हो गया सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समांतर होते हैं और देशांतर से सभी याम्योत्तर व ध्रुवों पर मिलते हैं। ये इसका दूसरा अंतर हो गया। तीसरा है ग्लोब पर अक्षांश समांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं और सभी याम्योत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। चौथा इनकी बीच की दूरी का अंतर, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है लगभग, और वो एक जितनी है लगभग। याम्योत्तर के बीच की दूरी है विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 0 किलोमीटर हो जाती है और मध्य में लगभग 45 डिग्री अक्षांश पर 79 किलोमीटर के लगभग हो जाती है। 0 डिग्री अक्षांश वृत्त को विषुवत वृत्त, 90 डिग्री को ध्रुव है। देशांतर 360 होते हैं। प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व और पश्चिम दोनों और 180 डिग्री में बटे हुए होते हैं। तो अंतिम अंतर भी है, ये भी आप लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादा अंतर नहीं पूछे हैं, छोटा प्रश्न है वैसे ये। अच्छा, इसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न जो है वो है 125 शब्दों में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न निबंधात्मक में है मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण करने के आधार की विवेचना कीजिए तथा प्रक्षेपों की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण करने के आधार। तो बनाने की तकनीक और विधि के आधार पर जो है वो प्रक्षेपों को सामान्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, संदर्श और असंदर्श तथा रूढ़ और गणितीय प्रक्षेप। विकासनीय पृष्ठ के गुणों के आधार पर अगर हम देखें तो प्रक्षेपों को बेलनी यानी कि बेलनाकार, शंक्वाकार और खमद्य प्रक्षेपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भूमंडलीय गुणों के आधार पर अगर हम देखें तो भूमंडलीय गुणों के आधार पर प्रक्षेपों समक्षेत्र प्रक्षेप, यथाकृतिक प्रक्षेप और समदूरस्थ प्रक्षेप इनमें विभाजित किया जा सकता है। अच्छा, प्रकाश के स्रोत की स्थिति के आधार पर अगर देखें तो प्रक्षेप को नोमोनिक, त्रिविम और लंबकोणीय प्रक्षेपों में वर्गीकृत किया जाता है। और ग्लोब की सतह को प्रदर्शित करने की, स्पर्श करने की स्थिति के आधार पर अगर प्रक्षेपों को वर्गीकृत करना है तो अभिलंब प्रक्षेप, तिर्यक प्रक्षेप और ध्रुवीय प्रक्षेप, इनमें वर्गीकृत 3 वर्गीकरण इनके आधार पर हो गया। अच्छा, इसके बाद में प्रक्षेप की मुख्य विशेषताएं। यह न तो समक्षेत्र है ना ही शुद्ध आकृति। अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर खींची संकेंद्रीय वृत्तों की चाप होती है और देशांतर रेखाएं समान कोणात्मक अंतरालों पर खींची अरीय रेखाएं होती है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है केंद्र या ध्रुव से प्रत्येक बिंदु अपनी यथार्थ दूरी पर तथा शुद्ध दिशा में स्थित होता है। चौथा है अक्षांशीय मापक शुद्ध नहीं होता है, यह मानक अक्षांश से परे तेज गति से बढ़ता जाता है। देशांतरीय मापक सर्वत्र शुद्ध रहता है। अच्छा, इसके बाद में दूसरा जो निबंधात्मक प्रश्न है वो है कौन सा मानचित्र प्रक्षेप नौ संचालन उद्देश्य के लिए बहुत उपयोगी है और इस प्रक्षेप की सीमा और उपयोगों की विवेचना कीजिए। तो मर्केटर प्रक्षेप जो है वो नौ संचालन उद्देश्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। मर्केटर प्रक्षेप की सीमाएं याम्योत्तर और एवं अक्षांशों के सहारे मापनी का विस्तार उच्च अक्षांशों पर तीव्रता से बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुव के निकटवर्ती देशों का आकार उनके वास्तविक आकार से अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए ग्रीनलैंड का आकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर हो जाता है, जबकि यह अमेरिका के आकार का 1/10वां ही हिस्सा है। दूसरा पॉइंट है इस प्रक्षेप में ध्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश समांतर याम्योत्तर रेखाएं अनंत होती हैं। मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग, अब इसका उपयोग जो है वो है यह विश्व के मानचित्र के लिए बहुत उपयोगी है तथा एटलस मानचित्र बनाने में इसी मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है यह समुद्र और वायु मार्गों पर नौ संचालन के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। तीसरा पॉइंट इसका है अपवाह प्रतिरूपों, समुद्री धाराओं, तापमान, पवनों एवं उनकी दिशाओं, पूरे विश्व में वर्षा का वितरण इत्यादि को दर्शाने के लिए यह मानचित्र बहुत उपयोगी है। अगला है एक मानक अक्षांश वाले, अगला प्रश्न जो है एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप के मुख्य गुण क्या है और उसकी सीमाओं की व्याख्या कीजिए।
तो एक मानक अक्षांश के सबसे पहले इस शंकु प्रक्षेप के हम गुण देखेंगे। एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप के गुण, पहला है सभी अक्षांशों के समांतर वृत्तों के चाप होते हैं तथा उनके बीच की दूरी बराबर होती है। दूसरा गुण है सभी याम्योत्तर रेखाएं सीधी होती है जो ध्रुवों पर मिल जाती है और याम्योत्तर समांतर को समकोण पर काटती है। तीसरा गुण है सभी याम्योत्तरों की मापनी सही होती है, अर्थात याम्योत्तरों पर सारी दूरियां सही होती है। इसके बाद में चौथा जो इसका गुण है वो है एक वृत्त का चाप ध्रुव को दर्शाता है। पांचवा है मानक समांतर पर मापनी शुद्ध होती है लेकिन इससे दूरियां विकृत होती जाती हैं। छठा है याम्योत्तर ध्रुवों के निकट जाते हुए एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। सातवां है यह प्रक्षेप न तो समक्षेत्र है और न ही यथाकृतिक। अब इसकी सीमाएं देखते हैं। सीमाएं जो है वो है यह विश्व मानचित्र के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि जिस गोलार्ध में मानक अक्षांश वृत्त चुना जाता है उसके विपरीत गोलार्ध में चरम विकृति आ जाती है। ये पहली सीमा हो गई। दूसरी सीमा है जिस गोलार्ध में यह बनाया जाता है उसके लिए भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि उसमें भी ध्रुव पर विषुवत वृत्त के पास विकृत होने के कारण इसका उपयोग बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए अनुपयुक्त है। तो ये इसकी दोनों सीमाएं हो गई। धन्यवाद।